हेलो एवरीवन अगेन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूं वांगशियन एफओ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बट एपिसोड के हम देख लेते हैं पहले चैप्टर में क्या हुआ था। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि लान वांगजी जियांग सेक्ट आया था और उसने जियांग चेंग को बहुत ही फोर्सफुली बोल सकते हैं कि कैद करके उसके बाद उसने जियांग फेंगम्यान से अलायंस पर सिग्नेचर करवा लिए थे। एंड अब जियांग परिवार पर बहुत बड़ी वाली मुसीबत आ चुकी थी क्योंकि उन्होंने गुस्सू के साथ अलायंस कर लिया था, जिसका मतलब था अब जिन सेक्ट उनका पूरी तरह से दुश्मन बन गया था क्योंकि वो लैंस का दुश्मन था। और जियांग फेंगमैन के बेटे जियांग यानली प्यार करती है जिन जुशन से। एंड अब उनकी शादी बहुत ही मुश्किल से होने वाली थी। नाउ अभी हम देखते हैं लैन वांगजी को जो गुस्सू मतलब वापस आ चुका था। और अभी मैडम लैन को देखते हैं और उसी के साथ हम वांगजी की फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन लैन लीइंग को देखते हैं जो कि उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। वांगजी भी वहाँ पर आता है और वो अपनी मदर को भी ग्रीट करता है और वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद जो मैडम लैन थी वो वांगजी से पूछती हैं कि वांगजी की जो सफ़र था वो कैसा रहा। इसके बाद वांगजी अपनी मदर को देखता और कहता है क्युनमिंग बहुत ही स्पेशल प्लेस है। वैसे भी वो हमारे पास में ही था, हमारा पड़ोसी कंट्री था वो, तो मैंने बस उसके साथ अलायंस कर लिया। मेरा काम वहाँ पर पूरा हो चुका है। बट एंड ये बोलकर वो रुक जाता है। मैडम जो लैन थी वो देखती है वांगजी को। वांगजी चाय का एक सिप लेता है। उसके बाद मैडम लैन कहती हैं बट क्या वांगजी? इसके बाद वांगजी कहता है पहले तो वो रेडी नहीं हुए बट बाद में मैंने उन्हें फोर्स कर दिया। एंड इसके बाद मैडम लैन जो है अपना सिर हाँ में हिलाती क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल कॉमन थी। दूसरे को फोर्सफुली अपने घुटनों के बल लेकर आना ये बिल्कुल नॉर्मल था और ऐसे ही तो अलायंस किए जाते हैं दूसरे किंगडम के साथ, तो वो कुछ भी नहीं कहती हैं इसके ऊपर। अब हम देखते हैं वहाँ पर बैठी हुई वांगजी की फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन लैन लीइंग को, जो कि मैडम लैन को देखती है और उनको देख के वो एक स्माइल करती है। फिर मैडम लैन भी स्माइल करती हैं और अपना सिर हाँ में हिलाती हैं। फिर वो वांगजी से कहती है वांगजी तुम अपनी फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन लैन लीइंग को इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन है, तुम्हें उसे बहुत ही ज़्यादा औरों से जो है ना वो टाइम देना चाहिए। एंड वो काफ़ी अच्छी भी है, तुम्हें तो उसे सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बहुत ही पोलाइट है वो। एंड ये सुनने के बाद वांगजी जो है ना लैन लीइंग को एकदम से घूर के देखता है। एंड जो लैन लीइंग थी वो तो वांगजी को रिंग करती है। इसके बाद मैडम लैन कहती है वांगजी क्या तुम सुन रहे हो ना मेरी बातों को? ये सुन के वांगजी कहते हैं हाँ मदर मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद वो कहती है वांगजी अब टाइम आ गया है कि तुम एक एम्परर हो, तुम्हें अब अपने लिए एक एम्परेस को चूज़ करना होगा जो कि इस कंडम की होगी। एंड ये तुम पर है कि तुम किसे चूज़ करते हो। अब तुम्हें बहुत ही जल्द हमें गुड न्यूज़ भी देनी होगी। आई थिंक मुझे लगता है कि लैन लीजिंग बिल्कुल सही है, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। वो अदर कॉन्क्यूबाइन से बिल्कुल बेटर है, इंटेलिजेंट है एंड बहुत ही स्मार्ट भी है, वो एक एम्प्रेस बन सकती है। एंड ये सुनने के बाद लैन वांगजी चाय का कप जो है ना वो टेबल पर रखता है एंड वो लैन लीइंग को एक नज़र भी नहीं देखता। वहीं दूसरी ओर लैन लीइंग तो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। एंड इसके बाद वो तो इमेजिन करने लगती है अपने आप को एम्प्रेस की पोजीशन के ऊपर। इसके बाद लैन वांगजी को देखते हैं। लैन वांगजी अपनी मदर से कहता है मदर मैंने किसी को ढूंढ लिया है। एंड ये सुनने के बाद तो मैडम लैन शॉकिंगली देखती हैं और उसके बाद तो उनके फेस के ऊपर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। एंड वो अपने बेटे को देखती हैं क्यूरियोसिटी के साथ कि आखिरकार कौन वो लड़की है जिसने लैन वांगजी के दिल को छू लिया है। एंड वहीं दूसरी ओर लैन लीइंग जो कि वहाँ पे बैठकर चाय का सिप ले रही थी, उसे तो ज़ोर से ठसका ही लग जाता है एंड वो देखने लगती है शॉकिंगली एम्परर को। इसके बाद मैडम लैन कहती है कि वो कौन है। लैन वांगजी अपनी जगह से उठ जाता है और उसके बाद वो विंडो के पास जाता है और अपनी आइज़ बंद करता है। जैसे ही लैन वांगजी अपनी आइज़ बंद करता है सबसे पहले उसकी आंखों में जो चेहरा आता है वो आता है वी वूजियान का। एंड उसे रिमेंबर करता है वो। और उसके बाद उसके दिमाग में जियांग यानली की आई मीन एज अ बोल सकते हैं वीजिंग की ही आइज़ आती है। वो उन आइज़ को याद करता है। लैन वांगजी का इंटरेस्ट वीजिंग के अंदर पूरी तरह से था। भले ही वी वूजियान के साथ वांगजी की 3 ही मुलाकात हुई थी। फर्स्ट वो उससे अट्रैक्ट तब हुआ था जब वो जियांग यानली के फॉर्म में उसके सामने आया था, जब उसने उसकी आंखें देखी थी। एंड थर्ड टाइम यीलिंग पेट्रियार्क के रूप में वो वांगजी के सामने आया था, तब भी उसकी आइज़ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। और तीसरी बार जब वो गेस्ट प्लेस पर आया था एज अ एक सर्वेंट, वांगजी बस उन्हें याद करता है। यानली पूरी तरह से वांगजी के माइंड में छा चुकी थी, या ये कहें कि वीजिंग छा गया था। लैन वांगजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था जियांग यानली में, उसे सिर्फ इंटरेस्ट वीजिंग में था। एंड वांगजी फिर इसके बाद कहता है वो एक प्रिंसेस है,
ये सुनने के बाद तो मैडम लैन जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती हैं और वो वांग जी के पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं। वांग जी फिर अपनी मदर की ओर टर्न करता है एंड वो उन्हें देखता है एंड स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी अपने मन में सोचता है, मैं उस सर्वेंट को चूज़ नहीं कर सकता हूँ। पहले तो वो एक मैन है एंड यान ली वो कुछ है, उसमें कुछ है जो मुझे चाहिए, वो सबसे यूनिक है, मुझे वो चाहिए। एंड वो मेरे इस किंगडम को बोल सकते हैं हायर भी दे सकती है एंड वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो नहीं मानेगी तो मैं उसे कॉन्क्यूबाइन बना लूँगा। उसे समझना होगा कि उसके लिए बेटर कौन है, वो सिर्फ मेरे लिए होगी। एंड ये सोच कर वांग जी अपनी मदर को देखता है। इसके बाद मैडम लान कहती है, वांग जी कौन है वो, क्या वो युनमिंग की प्रिंसेस जियांग यानली है? वांग जी अपने फेस को टर्न करके अपनी मदर को देखता है और वरना सिर हाँ में हिला देता है। मैडम लन शॉकिंगली देखती हैं, उनके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। फाइनली उनके बेटे ने किसी में इंटरेस्ट ले लिया था एंड वो अपने बेटे के शोल्डर पर पैट करती हैं। मैडम लन कहती है, सच में वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ मदर, मुझे जियांग यानली बहुत पसंद है एंड मैं उसे ही अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो मैडम लान इतनी खुश थी कि वो तो बोल सकते हैं स्माइल करने से थकी नहीं रही थी। इसके बाद मैडम लान कहती है, वांग जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उन्हें पसंद करते हो, बट बेटा क्या वो तुम्हें पूरे दिल से पसंद कर पाएगी? मेरा मतलब है कि क्या होगा अगर वो पहले से ही किसी को पसंद करती होगी? अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो मुझे माफ़ करना बेटा, मैं ऐसी बात कर रही हूँ, बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनने के बाद तो वांग जी की मुट्ठियाँ कस जाती हैं एंड वो अपनी मॉम को देखता है इंटेंसली। इसके बाद लैन वांग जी कहता है, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लूँगा एंड उसे समझ में आ जाना चाहिए कि उसके लिए क्या बेटर होगा, मेरी एम्प्रेस बनना या फिर मेरी कॉन्क्यूबाइन बनना। आप समझ सकती हैं। इसके बाद मैडम लायन कहती है, बेटा बट क्या होगा अगर पहले से उसके दिल में कोई और होगा? हमें ये जानना होगा उसके बारे में कि वो किसी को पसंद तो नहीं करती है। वांग जी अपनी मॉम से कहता है, मदर मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं उसे ही अपना बनाऊंगा एंड वो ही मेरे इस किंगडम की हार को बढ़ देगी। अगर वो नहीं तो कोई और लेडी की तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, सिर्फ वो ही है जो कि मेरी बन सकती है। एंड ये सुनने के बाद तो मैडम लैन बहुत ही टेंस हो जाती हैं एंड वो एक डीप ब्रीथ लेती हैं और अपने माइंड से जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे उन सभी को बाहर निकाल देती है और गॉड से प्रे करती है लैन वांग जी और जियांग यानली को लेकर, क्योंकि पहली बार उसके बेटे ने किसी में इंटरेस्ट दिखाया था एंड वो उसे एम्प्रेस बनाने के लिए रेडी था। एंड मैडम लैन ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी। इसके बाद मैडम लैन कहती है, ओके ठीक है, मैं पूरी तरह से वही करूँगी जो तुमने कहा है मेरे बेटे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो तुम्हारी बन सके, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें पा जाए, तुम उसे पालो। वांग जी सोचता है एंड इसके बाद स्माइल करता है। फिर वो विंडो से बाहर स्काई को देखता है एंड वेदर आज कुछ अलग सा था। लैन ली यिंग तो सब चीज़ें देखती है, दोनों मदर और सन को देखती है कुछ लॉन्ग टाइम तक। इसके बाद वो वांग जी को एंग्रीली ढूंढने लगती है, देखने लगती है। इसके बाद तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लैन वांग जी प्रिंसेस जियांग यानली को पसंद करता है एंड वो शॉक थी कि वो बहुत ही जल्द लैन वांग जी से शादी कर लेगी और उसके बाद वो एम्प्रेस बन जाएगी। लैन ली जिंग कहती है, एम्प्रर एक्सक्यूज़ मी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन को देखता है और अपनी आईब्रो रेज करता है। लैन ली जिंग कहती है, हैंग वांग जुन क्या हुआ? अगर वो ऑलरेडी ही मतलब बोल सकते हैं फिजिकली कांटेक्ट में आ चुकी हो पहले से ही किसी के, आपको चेक कर लेना चाहिए क्योंकि आपको तो प्योर पर्सन चाहिए ना। एंड इसके बारे में एक बार सोच लीजिएगा और मुझे लगता है कि सब चीज़ें एक बार अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। एंड मैंने सुना है कि युनमिंग की प्रिंसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसे कोई एडिकेट्स नहीं पता है एंड आपको तो प्रॉपरली डिसीजन लेना चाहिए एम्प्रर। एंड इसके बाद हम देखते हैं लैन वांग जी उसे देखता है और कहता है, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर हैं, वो उसे सब कुछ सिखा देंगे। स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो वो सीख लेगी एंड उसके बाद वो पूरी तरह से अच्छी बन जाएगी। ठीक है, एंड अपने किंगडम के लिए क्या डिसीजन बेटर होगा वो मैं लूँगा, समझ आया ना तुम्हें? एंड इसके बाद हम देखते हैं लैन लीइंग वांग जी के पास आती है एंड वो वांग जी को पकड़ने की कोशिश करती है बट वांग जी पीछे हो जाता है एंड इसके बाद वो डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद लैन लीइंग जो है ना वो जल्दी से अपने सर को झुकाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए एम्परर। लैन लीइंग बहुत ही बुरी तरह से डर चुकी थी क्योंकि अब वो बिल्कुल भी एम्प्रेस नहीं बन पाएगी एंड वो एम्प्रर को देखती है। इसके बाद लैन लीइंग कहती है, और मेरे बारे में क्या, मैं तो आपकी पहली कॉन्क्यूबाइन हूँ ना, मैं आपकी कॉन्क्यूबाइन हूँ। एंड ये सुनने के बाद भांग जी कहता है, क्या मैंने कभी भी तुम्हें अपनी अदर कॉन्क्यूबाइन से कुछ अलग समझा है? मैंने वैसे भी तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, हर एक कॉन्क्यूबाइन को
तो अब तुम्हें और क्या चाहिए। इसके बाद लैन लियिंग स्टन रह जाती है। वो वांग जी के हैंड को जो है ना पकड़ने के लिए पास आती है। वांग जी उसे घूर के देखता है। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांग जी कहता है, तुम्हें मुझसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। मैंने कितनी बार कहा है मेरे क्लोज़ नहीं आना, मुझे किसी का भी टच बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम के अंदर लॉक कर दूंगा। तुम्हारी जितनी भी फ्रीडम्स हैं वो सारी की सारी तुमसे छीन लूँगा। अपने लिमिट में रहो और दोबारा मेरे क्लोज़ आने की हिम्मत मत कर लेना। एंड ये बोल कर वो उसे रोक देता है। एंड वो उसे देखने लगता है क्योंकि वांग जी अपनी सारी जो कॉन्क्यूबाइंस थी उन्हें एक तरह से ही ट्रीट करता है और वो सब मतलब डरती हैं वांग जी से। इसके बाद वो तो डर चुकी थी बहुत बुरी तरह से क्योंकि वो जानती है लैन वांग जी का गुस्सा कितना खतरनाक है, तो वो दूर हो जाती है। इसके बाद लैन लियिंग कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए हैंग वांग जुन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद लैंग वांग जी गुस्से में अपने टीथ को पीसते हुए कहता है, अगर दोबारा से तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तो तुम मेरी मदर के साथ यहाँ पर आ चुकी हो। क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर बाहरी लोगों का आना मना है। मेरी परमिशन के विदाउट यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। एंड अगेन से यहाँ पर अपने पैर मत रख लेना बिना मेरी परमिशन के। एंड ये सुनने के बाद मैडम लैन चुप रह जाती हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो लैन लियिंग को देखती हैं, मैडम लैन को भी लैन लियिंग देखती हैं। एंड लैन लियिंग की तो पूरी तरह से आइज़ वेट हो जाती है। एंड हम देखते हैं वो दोनों बस एक दूसरे को देखती हैं। मैडम जो लैन थी वो कुछ भी नहीं कहती हैं। एंड इसके बाद लैन लियिंग तो मैडम लैन के पास आती हैं और वो रोना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वो मैडम लैन एंड लैन लियिंग वांग जी के प्लेस से बाहर चले जाते हैं। बाहर आते ही लैन लियिंग तो बुरी तरह से स्टार्ट कर देती है रोना। वो अपने टीयर्स वगैरह जो है ना वाइप करने लगती हैं और वो एक चेयर पर बैठ जाती है और अपने हाथ अपने फेस पर रख लेती हैं। इसके बाद मैडम लैन कहती हैं, तुम रोना बंद कर दो, वांग जी कभी भी ये पसंद नहीं करेगा। एंड अब ये कोई न्यू नहीं है, तुम्हें अपने क्वार्टर में चले जाना चाहिए क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि उसे ये सब पसंद नहीं है, तो अपने रूम में जाओ। मैडम लैन को देखती हैं लैन लियिंग। एंड इसके बाद वो कहती है, मैडम आपको क्या प्रॉब्लम है मुझ में। मैं हैंग वांग जुन के लिए बिल्कुल स्पेशल होनी चाहिए थी। मैं उनके साथ बस हमेशा अपने टाइम बिताना चाहती थी, बट कभी भी वो मेरे रूम में नहीं आए। मैंने उसे कितनी बार इनवाइट किया बट कभी भी हमारे बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं था। मैं बस चाहती हूँ। एंड ये बोल कर वो देखने लगती है। मैडम लैन कहती हैं कि देखो तुम अकेले नहीं हो, वो सभी को एक जैसे ही ट्रीट करता है। एंड उसके जैसा पर्सन कभी किसी को पसंद नहीं करेगा एंड ना ही तो वो अपनी नाइट किसी के साथ स्पेंड करेगा जब तक कि उसका दिल नहीं चाहेगा। और तुम अच्छे से जानती हो उसे, वो किसी के साथ ऐसा नहीं करता है, तो तुम कोई अकेले नहीं हो। अब चुप करो एंड अपने आप को संभालो। वो उसके सर पे पैट करती हैं। वहीं दूसरी ओर लैन वांग जी को देखते हैं जो अपने प्लेस के बाहर था। एंड वो अभी अपने एल्डर ब्रदर के रूम में जा रहा था, यानी कि जो उसका पैलेस था हानशी, वहाँ पर लैन वांग जी हानशी में एंटर करता है। एंड वहाँ पर काफ़ी सारे सर्वेंट्स काम कर रहे थे। वो मतलब देखते हैं इधर उधर। नाउ वांग जी सीधा अपने भाई को ग्रीट करता है। इसके बाद लैन वांग जी सर्वेंट को बोलता है, ब्रदर कहाँ पर है। एंड जो एक सर्वेंट वहाँ पे काम कर रही थी वो बोलती है वो तो कोर्ट यार्ड में है। वांग जी इसके बाद सीधा वहाँ से कोर्ट यार्ड में चला जाता है। एंड वो अभी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे एंड एक बुक को रीड कर रहे थे। एंड हानसी का एटमॉस्फेयर जो है ना बहुत ही काम था। यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ थे एंड काफ़ी सारे पक्षी भी थे। लैन सेजन अभी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो पूरी तरह से बुक में खोए हुए थे। उनको बुक्स रीड करना बहुत पसंद था, तो इसलिए अभी वो वहीं पे थे। एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तभी लैन वांग जी बोलता गगा। एंड ये सुनने के बाद लैन सेजन वांग जी को देखते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो बोलते वांग जी अपने भाई के पास जाता है और उसके बाद उन्हें ग्रीट करता है। वांग जी को देख के लैन सेजन उससे पूछते हैं कि वांग जी तुम्हारी जर्नी कैसे रही युनमिंग की। इसके बाद लैन वांग जी कहता है बहुत ही अच्छी थी। अभी से छोड़ो, मुझे ये बताइए आपकी हालत कैसी है अभी, आपकी हेल्थ अच्छी तो है ना, क्या आप अच्छे से खाना खा रहे हो, मेडिसिन तो ले रहे हो ना आप। हम ये सुनने के बाद लैन सेजन अपने ग्लोमी फेस के साथ कहते हैं वांग जी मैं पहले के जैसा ही हूँ। लैन सेजन के जो पैर थे वो काम नहीं करते थे क्योंकि जब वो पहले छोटे थे 6 साल के थे तब वो केयरलेसली होकर एक पेड़ पर चढ़ रहे थे। एंड अचानक से वो ग्राउंड पर गिर गए एंड उनके दोनों पैर इंजर्ड हो गए। उसके बाद से काफ़ी उनकी जो फैमिली थी उन्होंने बहुत सारे हीलर्स को दिखाया, काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने लैन सेजन के पैर को चेक किया बट कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एंड वो अपने पैर को मूव नहीं कर सकते हैं। लैन सेजन बस बोलते थे ऐसे ही रहते हैं, उन्हें ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं है। वो हानशी के अंदर ही अपने आप को बिज़ी रखना पसंद करते हैं। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जब लायन सिटन अपने इस हानशी कोटेज से बाहर निकले। एंड बहुत ही कम टाइम
होता है जब वो फैमिली के साथ मिलते हैं, बट फैमिली टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ को चेक करने के लिए यहाँ पर आती रहती है। जब उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, उसके बाद लैन सिचन ने किसी के साथ भी अपनी बातचीत वगैरह सब बंद कर दी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अब डिप्रेस हो रहे थे। लैन वांग जब अपने भाई के पास आता है एंड इसके बाद वो अपने रोब से कुछ बाहर निकालता है। इसके बाद वो कहता है, ब्रदर मैं आपके लिए ये यूनमिंग से लेकर आया था। लैन सिचन देखते हैं वांग जी को और वो स्माइल करते हैं। वांग जी के हाथों में एक जेड का ब्रासलेट था जो कि वो अपने भाई के लिए लेकर आए थे। इसके बाद वो वांग जी को जो है ना बोल सकते हैं स्माइल करते हुए देखते हैं। वांग जी अपने भाई के हाथों पर उस ब्रासलेट को पहना देता है। वांग जी के बोल सकते हैं फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद वांग जी अपने भाई के साथ ही बैठ जाता है और वो उन्हें जो भी यूनमिंग के अंदर हुआ, जो भी उन्हें मिला, वो सब के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं अदर कॉन्क्यूबाइंस को। अभी लैन ले यिंग सारी कॉन्क्यूबाइन के साथ बैठी हुई थी एंड सभी के सभी अब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। लैन फैंग को देखते हैं जो कि कहती है, रियली उस बिच ने हमारे हैंगबांग जुन को इम्प्रेस कर लिया। इसके बाद लैन जी शुआन कहती है, उसे यहाँ पर आने दो, मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं तीनों कॉन्क्यूबाइंस जो यहाँ पे थी वो पूरी तरह से अब डिस्कस करने लगती हैं कि कैसे वो जियांग यानली को परेशान करेंगी। हम देखते हैं यहाँ पर जो ये तीनों कॉन्क्यूबाइंस थी, जिसमें से ले यिंग थे एंड दूसरी फैंग एंड जी शुआन, ये तीनों फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्क्यूबाइंस थी। तो ये जो है ना यहाँ पर जितने भी कॉन्क्यूबाइंस हैं उन सब के ऊपर एज अ रूल करती हैं, एज अ बॉसी टाइप की हैं ये सारे की सारी यहाँ पे तीनों। हर किसी कॉन्क्यूबाइन के यहाँ पर सर्वेंट्स और पर्सनल मेड्स हैं जो उनके लिए काम करती हैं एंड उन्हें मंथली पॉकेट मनी मिलती है। इन कॉन्क्यूबाइंस को मंथली पे किया जाता है और उन्हें जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बट ली यिंग, लैन फैंग एंड जी शुआन, ये तीनों के तीनों मिलकर जो अदर कॉन्क्यूबाइंस के लिए चीज़ें आती हैं, यानी कि हो सकता है उनके लिए ज्वेलरी आए या कोई और चीज़ें आए, तो वो उनसे छीन लेती है एंड जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं वो उन कॉन्क्यूबाइंस की वो अपने लिए रख लेती हैं। एंड यहाँ पे जो सारी की सारी बोल सकती कॉन्क्यूबाइंस थी, उधर 7 कॉन्क्यूबाइंस वो चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कॉन्क्यूबाइंस बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड किसी को क्या पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं लैन जी शुआन कहती है, मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसके खाने में जहर मिला दूंगी। एंड ये सुनने के बाद तो लैन लिंग जो है ना वो कहती है, धीरे बोलो क्योंकि कोई सुन लेगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद लैन फैंग कहती है, हैंग वांग जुन कभी हमसे मिलने के लिए नहीं आई, कभी हमें देखने के लिए नहीं आई। मुझे लगता है कि पता नहीं उसने क्या किया होगा। उसकी नज़र पूरी तरह से हैंग वांग जुन की ओर चली गई। मुझे समझ नहीं आया, बट मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करने वाली। यहाँ पर आने दो, उसे मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। एंड मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आज तक हमारे एम्परर ने हमारी शक्ल तक नहीं देखी है, बट वो जियांग यानली, उसने तो ऐसा क्या एक्शन किया होगा, क्या उसने ऐसा किया होगा कि हैंग वांग जुन तो उसके लिए पागल हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड इसके बाद जितने भी कॉन्क्यूबाइंस थी वो जियांग यानली से जेलस फील करने लगती हैं और उसी के साथ साथ वो उसे डिस्ट्रॉय करने की भी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड अभी वो एम्परर की पोजीशन जो है ना वो एम्प्रेस की लेने वाली थी, तो और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था उनके मन में जियांग यानली को लेकर। एंड वो डिस्कस करने लगती हैं कि जब जियांग यानली यहाँ पर आएगी तब ये सारी मिलकर उसे कैसे परेशान करेंगी। नाउ अभी हम देखते हैं लैन वांग जी मतलब अपनी जिंगशी में बैठा हुआ था अपने रूम के अंदर एंड अभी वो टेबल पर अपने हाथों में ब्रश को होल्ड किए हुए था एंड उसने बोल सकते हैं एक स्क्रॉल को लिख लिया था। लैन वांग जी उस पर वेडिंग प्रपोजल लिखता है जियांग यानली के लिए एंड लेटर को पूरी तरह से स्क्रॉल के अंदर जो है ना वो अच्छे से लिख दिया जाता है। नाउ उस पर वो अपनी सील लगाता है एंड इसके बाद लैन वांग जी जल्दी से एक पर्सन को बुलाता है और ये स्क्रॉल यूनमिंग सेक्ट भेजने के लिए कह देता है। एंड वो अब पूरी तरह से बोल सकते हैं आसमान की ओर देखता है अपने जिंगसे से बाहर। इसके बाद यहाँ से वो जू यान से मिलने के लिए चला जाता है। जू यान 28 ईयर्स ओल्ड है और गुसू किंगडम का वार जनरल है। उसकी ड्यूटी है लैन फैमिली को प्रोटेक्ट करना और हमेशा ही लैन फैमिली के जो बोल सकते हैं मेंबर्स हैं उनकी रक्षा करना। एंड उसी के साथ साथ वो बहुत सारी वॉर्स को भी लड़ चुका है एंड हैंग वांग जुन का बहुत ही ट्रस्ट वर्दी इंसान है। वांग जी इस पर बहुत ट्रस्ट करता है। लैन वांग जी जैन यांग से कहता है कि उसे लैन बिंगी से मिलना है और उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है जू यान के साथ उससे मिलने के लिए। लैन बिंगी जो कि 25 साल का है और वांग जी के द्वारा इसे जेल में बंद कर दिया गया है क्योंकि एक बार उसने हैंग वांग जुन को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो यहाँ पे कैद में है। और ये थर्ड कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, यानी कि वांग जी के जो फादर हैं उनकी तीसरी कॉन्क्यूबाइन उसी का बेटा है लैन बिंगी।
एंड अभी हम देखते हैं वांग जी जो उसका बोलते वॉर जनरल था जैन यांग, उसे कहता है कि उसे बिंगई से मिलना है। इसके बाद वो बोलता है जी एम्परर, और उसके बाद वो वहाँ से उसे लेके चला जाता है। तो हम देखते हैं बहुत बड़े से कैद खाने को, प्रिजन को, एंड नाउ लैन बिंगी इसके अंदर ही बंद किया गया था। लास्ट टाइम उसे यहीं पर रखा गया था एंड किसी को कोई चांस नहीं है कि यहाँ से वो भाग पाए। लैन वांगजी एंड जैन यांग अभी लैन बिंगई के जेल के सामने खड़े हुए थे एंड यहाँ पे एक वुड का डोर लगा हुआ था बहुत बड़ा सा, जिस वजह से अंदर से बाहर न बाहर से अंदर कुछ देखा जा सकता है। जू यन अभी जो है ना वो डोर के सामने आता है और खड़ा हो जाता है एंड अभी हम देखते हैं उसे बहुत ही सफोकेशन फील हो रहा था। इसके बाद लैन वांगजी अपने हार्श वॉइस में बोलता है जू यन, एंड ये सुनने के बाद जू यन तो बहुत ही स्टिफ हो जाता है एंड वो डोर को देखता है। इसके बाद लैन वांगजी ऑर्डर देता है डोर को ओपन करने का एंड जू यन डोर को ओपन करता है एंड हम देखते हैं अंदर लैन बिंगई चैन से बंधा हुआ था एंड अभी वो एक कॉर्नर के अंदर अपने फेस को अपने घुटनों में छुपाए हुए बैठा हुआ था। लैन वांगजी जैसे ही अंदर आता है, लैन बिंगई अपने फेस को ऊपर करता है और अपने भाई लैन वांगजी को देखता है। लैन वांगजी लैन बिंगई एक दूसरे को घूरने लगते हैं। लैन जुयांग जो है ना वो बिंगई को देखता है, बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो अपने आइज कांटेक्ट को साइड कर लेता है। लैन वांगजी अभी भी उसे देखता है और उसके बाद कहता है क्या तुम अभी भी मुझे नहीं बताने वाले हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं लैन बिंगई अपनी लिप्स को और भी टाइट करके बंद कर लेता है और दूसरे साइड देखने लगता है। एंड इसके बाद वांगजी कहता है तुम्हें किसने कहा था मुझे मारने के लिए। एंड ये सुनने के बाद लैन बिंगई वांगजी को देखता है और कहता है मुझे किसी ने नहीं कहा था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं खुद से ही तुम्हें मारना चाहता था। एंड ये सुनने के बाद वांगजी तो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और वो जू यान को देखता है और उसके बाद कहता है जू यान अभी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था एंड बहुत स्टिफ हो जाता है। इसके बाद वो लैन बिंगई को देखता है, देन वांगजी को देखता है। इसके बाद वांगजी कहता है इससे पता करो कि इसे किसने कहा था मुझे मारने के लिए एंड एक पर्सन को बुलाओ, इसे अच्छे से सबक सिखाए एंड मुझे इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर ये न बताए तो उसके बाद मुझे बताना। एंड ये बोल कर वांगजी बोल सकते हैं उस पिंजरे से, मतलब जो जेल था, उसे बाहर आ जाता है। लैन बिंगई अभी जो है ना जू यन को देखता है एंड इसके बाद हम देखते हैं जू यन लैन बिंगई से कहता है तुम बता क्यों नहीं देते हो तुम। एंड ये सुनने के बाद लैन बिंगी कहता है चुप हो जाओ एंड मुझे अकेला छोड़ दो, सुना तुमने। इसके बाद जू यन लैन बिंगई के पास आता है, बेंड करता है, वो नीचे झुक जाता है और उसके बाद कहता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं बताने वाले हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि तुम उसका नाम बता दो। किसने तुम्हें कहा था, किसने तुम्हें मैनिपुलेट किया था एम्परर के खिलाफ़ कि तुम उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। एंड ये सुनने के बाद लैन बिंगई कहता है मुझे किसी ने कोई मैनिपुलेट नहीं किया था। एंड ये सुनने के बाद जू यन तो अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड वो लैन बिंगई को देखता है। इसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है बट फिर वो रुक जाता है एंड कुछ टाइम के बाद जू यन बाहर आता है प्रिजन से और उसके बाद वो वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और अपने सिर को नीचे कर लेता है। वांगजी बोलता है क्या हुआ। तो इसके बाद जू यन कहता है मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। एंड ये सुनने के बाद वांगजी की आइज़ और भी कोल्ड हो जाती हैं एंड वो बोलता है एक पर्सन को अंदर भेज दो एंड उसे हंटर से मारो जब तक कि वो मुझे बता न दे, समझ आया ना। एंड उसे 10 टाइम्स मारने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन प्रिजन के अंदर जाता है और वो लैन बिंगई को बहुत बुरी तरह से हंटर से मारता है 10 बार। एंड लैन बिंगई अभी और भी वीक हो चुका था एंड उसकी पूरी बॉडी के ऊपर हंटर के निशान थे। वो डाउन नीचे फ्लोर पर गिर जाता है बट वो फिर भी नहीं बताता। नाउ अभी हम देखते हैं लैन जो यांग था वो फिर से उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लैन वांगजी यहाँ से जा चुका था अपनी असेंबली के लिए। नाउ अभी हम देखते हैं जो पर्सन लैन बिंगई को मारने वाला था वो बाहर जा चुका था। नाउ अभी जू यन अभी अंदर था एंड वो लैन बिंगई को देखता है जो फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ था। वो तुरंत उसके पास जाता है, उसके शोल्डर से पकड़ता है और उसके बाद जो है ना वो उसे उठाने की कोशिश करता है बट लैन बिंगई तुरंत ही उसे पुश करता है और लैन बिंगई जो है ना कहता है मुझसे दूर रहो। ये सुनने के बाद जू यन कहता है तुम बता क्यों नहीं देते हो कि किसने तुम्हें कहा था एम्परर पर अटैक करने के लिए। तुम कभी भी एम्परर के अगेंस्ट नहीं थे, तुम्हें किसने मैनिपुलेट किया है, कौन है इन सब के पीछे, बता दो। बट जो हमें देखते हैं लैन बिंगई था वो चुप रहता है, कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद जो जू यन था वो अपने पॉकेट से एक मेडिसिन बाहर निकालता है रोब्स के बाद एंड देन फिर वो उसे देता है और बोलता है अपने वाउंड्स पे अप्लाई कर लेना, अब मुझे जाना होगा। ये बोल कर वो वहाँ से चला जाता है। अभी हम देखते हैं यूनमिंग जियांग सेक्ट के अंदर जियांग यानली को बोल सकते हैं वेडिंग के लिए प्रपोजल आ चुका था एंड अभी असेंबली हॉल में सभी अपने सीट्स पर बैठे हुए थे, फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पर थे। जियांग फेंगमैन स्क्रॉल ओपन करते हैं
एंड वो देखते हैं इस स्क्रोल का कलर रेड था एंड कुछ ना कुछ समझ गए थे कि ये एक वेडिंग प्रपोजल है। एंड जैसे ही वो स्क्रोल को रीड करते हैं वो चुप हो जाते हैं। मैडम यू कहती हैं क्या हुआ है, क्या है इसमें। जियांग फेंगमैन आइज़ बंद कर लेते हैं, स्क्रोल को भी बंद करते हैं, एक डीप ब्रीथ लेते हैं, फिर वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को देखते हैं। इसके बाद जियांग फेंगमैन कहता है हैंग वांगजुन हमारी बेटी के लिए उन्होंने वेडिंग प्रपोजल भेजा है, वो हमारी बेटी को एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। एंड ये सुनने के बाद तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। वी वुजियान और जियांग चैंग एक दूसरे को देखते हैं। जियांग येनली भी टेंस हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी जिनजूशन को। एंड मैडम यू को देखते हैं, मैडम यू उसे देखती हैं और उसके बाद वो कहती हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें रिजेक्ट करना होगा इसे। इसके बाद जियांग चैंग कहता है फादर मैं शिजी को उस हैंग वांगजुन से बिल्कुल भी शादी नहीं करने दूंगा। एंड उसके पास तो पहले से ही न जाने कितनी ही कॉन्क्यूबाइंस हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमारी शिजे जिन जुशन को पसंद करती है और जिन जुशन जो है ना वो हैंग वांगजुन से बहुत बेटर है। जियांग यानली अपने फादर को देखती है। इसके बाद जियांग यानली कहती है फादर मैं उस हैंग वांगजुन से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, इस प्रपोजल को मैं रिजेक्ट करती हूँ। एंड ये सुनने के बाद हम देखते हैं वी जिंग कहता है बिल्कुल शिजे ने सही कहा, वो उस एरोगेंट एम्परर से शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। एंड उसके पास तो पहले से कितनी सारी कॉन्क्यूबाइंस हैं, मुझे शिजे के प्यार पर ज़्यादा यकीन है। एंड हम लोग शिजे से प्यार करते हैं तो बिल्कुल भी हम शिजे की शादी उस एम्परर से तो नहीं होने देंगे। वी जिंग मम्बल करता है वो पीकॉक तो उस हैंग वांगजुन से बेटर ही है। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। जियांग फेंगमैन उस प्रपोजल को जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद स्टैम्प लगाकर एक पर्सन को वापस गुस्सू सेंड कर देते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं मैडम यू कहती है हस्बैंड क्या होगा अगर उन्होंने हम पर अटैक कर दिया तो। जियांग फेंगमैन कहते हैं हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम इस स्क्रोल को ऐसे ही भेज रहे हैं। उन्होंने इस स्क्रोल के अंदर वार का कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि हम रिजेक्ट करेंगे तो वार हो सकती है, बट जो होगा हम फ्यूचर में देख लेंगे। बट फ़िलहाल तो मैंने रिजेक्ट कर दिया है इस स्क्रोल को। अभी हम गुसू का सीन देखते हैं। गुसू के अंदर बहुत ही जल्द लैन वांगजी को यूनमिंग जियांग सेक्ट से स्क्रोल रिसीव हो जाता है। एंड अभी वो जिंगशी के अंदर अकेला था एंड अभी वो क्यूरियस था ये जानने के लिए कि उसे क्या आंसर में मिला होगा। लैन वांगजी अपने मन में सोचते हुए स्मिक करता है वो ऑब्वियसली मुझे एक्सेप्ट करेगा, कौन ऐसा नहीं होगा जो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ऑफ कोर्स मैं एम्परर हूँ गुसू का, तो ऑब्वियसली वो मुझसे शादी करना चाहेगी। लैन वांगजी टेबल पर बैठ जाता है। नाउ इसके बाद वो उस बोल सकते हैं थ्रेड को अनटाई करता है एंड इसके बाद वो सोचता है और उसके साथ बोलता है वो कितनी प्रिटी है, आई होप मतलब मैं उसे डिज़र्व करता हूँ। लैन वांगजी सोचता है और उसके फेस में ना एक विक्ट्री स्माइल थी, उसे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल वोमेन जो है ना अब उसकी एम्प्रेस एज अ वाइफ बनने वाली थी। लैन वांगजी स्क्रोल को ओपन करता है एंड उसके फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से कोल्ड हो जाते हैं क्योंकि स्क्रोल के अंदर रिजेक्शन लिखा हुआ था। एंड लैन वांगजी उस स्क्रैल को जो वहाँ पर आया हुआ था पत्थर उसे थ्रो कर देता, फेंक देता पूरी तरह से। और इसके बाद वो अपनी सीट से उठ जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। लैन वांगजी गुस्से में अपने हाथों को बंद कर देता है, फिर वो जाता है तुरंत ही उस स्क्रोल को फ्लोर से उठाता है एंड इसके बाद वो उसे रीड करता है एंड अगेन वो उसे नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। इसके बाद लैन वांगजी गुस्से में कहता है मैंने उसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी मेरी क्वीन बनने की, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। ऑल राइट नाउ ठीक है, अब मैं मेरा दूसरा तरीका आजमाऊँगा। एंड अब उसे खुद से ही रियलाइज़ होगा कि अब उसकी क्या वैल्यू होगी, वो खुद से ही मेरी वाइफ बनना चाहेगी, देखना मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा। लैन वांगजी इसके बाद वापस से अपने डेस्क पे जाता है, फिर वो एक ब्लैक स्क्रोल निकालता है, उसके बाद वो इंक डिप करता है। नाउ अब वो एक और स्क्रोल लिखता है जिस पर लिखा हुआ था मैं लैन वांगजी जियांग यानली को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता हूँ, मुझे वो पसंद है एंड मैं उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाऊँगा एंड मैं प्रोवाइड करवाऊँगा उसे सारी फैसिलिटीज़, मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, वो मेरे साथ खुश रहेगी। आई होप कि आपका आंसर मुझे इस बार हाँ में मिलेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं यूनमिंग जियांग सेक्ट को अपना एनिमी डिक्लेयर करता हूँ एंड वॉर बहुत ही जल्दी होगी और यूनमिंग जियांग सेक्ट कुछ ही दिनों के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जियांग यानली, और अगर आप नहीं दे सकते हो मेरी कॉन्क्यूबाइन के तौर पर तो फिर रेडी हो जाइए वॉर करने के लिए। इसके बाद वांगजी उसके ऊपर लिखता है द एम्परर ऑफ गुसू लैन वांगजी एंड इसके बाद वांगजी उस स्क्रॉल को लिखता है। नाउ चुपचाप उस पर अपनी सील लगाता है एंड वो एक पर्सन को भेज देता है यूनमिंग सेक्ट के लिए इस स्क्रॉल को ले जाने के लिए।
नाउ वांग जी अपने पेरेंट्स के पास जाता है, उनसे मिलता है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था एंड उसके फेस पर ही गुस्सा दिख रहा था एंड उसका ऑरा मोर डार्क हो चुका था एंड उसका गुस्सा तो इतना था कि अब कोई भी उसके सामने आएगा तो ऑब्वियसली डर ही जाएगा। जितनी भी उसकी कॉन्क्यूबेंस थी वो सारी की सारी डर चुकी थी क्योंकि अभी वो बहुत ही डेंजरस लग रहा था एंड वांग जी के सामने जाने की हिम्मत इस वक्त कोई नहीं कर सकता था। लैन वांग जी सीधा अपने पेरेंट्स के पास आता है एंड इसके बाद उसके पेरेंट्स रूम में थे, वो उन्हें ग्रीट करता है, देन उनके पास ही बैठ जाता है। इसके बाद लैन किंग हैंग जुन बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? इसके बाद वांग जी कहता है, उन्होंने मेरे उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। लैन किंग हैंग जुन लैनी एक दूसरे को देखते हैं ना। इसके बाद लैन वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद लैन वांग जी रिप्लाई करता है कि वांग जी मेरे पास पावर है एंड मैं यहाँ का पूरी तरह से पावरफुल पर्सन हूँ। उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया है ना, वो देखेंगे मैं गुस्से में क्या करूँगा। इसके बाद वो बोलते हैं सही कहा। किंग हैंग जुन भी यही कहते हैं वांग जी से कि वांग जी के हाथों में सारी पावर है, वो जैसे इन पावर को यूज़ करना चाहे वैसे ही कर सकता है। एंड वांग जी भी स्माइल करता है। लैनी कहती हैं, वांग जी तुम्हें मतलब रिजेक्शन मिला है तो अब उसके पीछे का रीज़न तुम जान सकते हो क्या? वो शायद किसी और को पसंद करती है, मुझे लगता है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता, मदर मुझे नहीं लगता एंड मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता वो किसी को पसंद करती है या नहीं करती है, बट मुझे वो चाहिए एंड अभी मैं उसी के साथ पसंद करूँगा रहना, मुझे उसी के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करना है। एंड ये सुनने के बाद लैन किंग हैंग जुन अपने मतलब बेटे को देखते हैं, वो उसके मतलब शोल्डर पे पैट करते हैं और उसे प्राउड फील हो रहा था कि उसका बेटा इतना पावरफुल है। यानी कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई उसका बेटा किसी के साथ भी चार जगह मुंह मारे या न मारे, मतलब उन्हें पता था कि उनका बेटा कभी किसी को पसंद नहीं करता, अपनी कॉन्क्यूबेंस के पास वगैरह नहीं जाता है, बट अभी प्राउड फील हो रहा था कि यही तो मेरा बेटा है, जिसे वो पसंद करता है उसे हासिल करके रहता है। एंड वांग जी डेविल स्माइल करता है और वो सेटिस्फाइड था। अब नाउ हम देखते हैं, लैनी कहती है, मैं जानती हूँ कि मतलब ये सब हो रहा है, बट एक बार आप खुद भी तो सोचिए। एंड वो अपने बेटे को देखती हैं और उसके बाद उसकी अटेंशन ग्रैब करने के बाद वो कहती है, बेटा मतलब तुम्हें रिजेक्ट करने की जो है ना वो कोशिश कोई नहीं करना चाहता, हो सकता है कि मतलब कोई और चीज़ हो। एंड फिर वो कहती हैं, कोई बात नहीं, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट करने की कोशिश की है तो तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी बनेगी। एंड उसके मतलब पास इतनी कोरेज था कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो वो कैपेबल है तुम्हारी क्वीन बनने के लिए। इसके बाद वांग जी कहता, मदर एंड अभी मैं उसे क्वीन नहीं बनाऊंगा, उसने मेरे पहले प्रपोजल को पूरी तरह से जो है ना एक तरह से बोला जाए कि रिजेक्ट कर दिया है, तो अब मैं उसे अपनी कॉन्क्यूबैन बनाऊंगा एंड अगर वो एक्सेप्ट करेगी मेरी कॉन्क्यूबैन बनना तो ठीक है एंड मैं उसे सारी चीज़ें दूंगा। तो आगे का हम कल जानेंगे। बाय बाय।